प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने कश्मीर के बाद अब जूनागढ़ को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने गुरुवार को जूनागढ़ मुद्दे को फिर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने जूनागढ़ पर अवैध कब्जा किया हुआ है। अपने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बोलते हुए मुमताज़ ने कहा कि जूनागढ़ के बारे में पाकिस्तान का नीतिगत बयान हमेशा स्पष्ट रहा है कि भारत के गुजरात का एक शहर जिसे 1940 मिला लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला लिया गया था। पाकिस्तानी इस मामले को ऐतिहासिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में देखता है। जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था और भारत का उस पर अवैध कब्जा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है। मुमताज़ ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान हमेशा राजनीतिक और कूटनीतिक मंचों पर जूनागढ़ मुद्दे को उठाता रहा है, जिसका शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी जूनागढ़ मुद्दे को जम्मू और कश्मीर की तरह अधूरा एजेंडा मानता है। पाकिस्तान दुनिया के हर एक मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन उस हर जगह से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान कश्मीर को आतंकवाद के जरिए हासिल करने का सपना देखता है। इस कारण भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध निचले स्तर पर हैं। आइए हम बात करें अमेरिका और ईरान की। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से हटने के लिए दबाव डाला है। अमेरिका ने पाकिस्तान की ऊर्जा चुनौतियों से निपटने में सहायता करने का वादा करते हुए उसे ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल होने पर चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पाइपलाइन परियोजना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हम ईरान के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को लागू करना जारी रखेंगे। साथ ही हम ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वालों को भी उन सौदों के संभावित प्रभावों के बारे में जागरूक रहने की सलाह देते हैं। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मैथ्यू मिलर का बयान प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर दबाव बनाए रखने के अमेरिका के रुख को दिखाता है और पाकिस्तान के लिए भी सीधी चेतावनी है। ऐसे में यह पाकिस्तान की सीमा में प्रस्तावित गैस पाइपलाइन परियोजना को प्रभावित कर सकता है। इस गैस पाइपलाइन परियोजना में पाकिस्तान के ग्वादर से ईरान तक 80 किलोमीटर की पाइपलाइन का विस्तार किया जाना है, लेकिन ये लगातार देरी का सामना कर रहा है। मिलर ने पाकिस्तान को ईरान के साथ न जाने के लिए चेताया है, तो साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि उसकी ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए अमेरिका अपनी प्राथमिकता मानता है। मिलर ने कहा कि हम पाकिस्तान सरकार के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करना जारी रखेंगे। पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों के व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी। ईरान और पाकिस्तान के बीच पाइपलाइन समझौते के वक्त इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ईरान ने अपनी सीमा पर काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की साइड इस परियोजना का पूरा नहीं किया जा सका है। पाकिस्तान ने इस पर फिर से काम शुरू किया है और अब 44 अरब रुपए की अनुमानित लागत के साथ इसके अगले 2 साल में पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। पाकिस्तान पर एक और अमेरिका का दबाव है, तो दूसरी ओर ईरान ने मुकदमे की धमकी दे दी है। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान को अपने हिस्से में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का सामना करने और अरबों डॉलर का जुर्माना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान ने पाकिस्तान को इसके लिए फाइनल नोटिस दे दिया है। ईरान ने पाकिस्तान को सीमा पार गैस पाइपलाइन के अपने खंड को पूरा करने या अरबों डॉलर के जुर्माने का सामना करने के लिए कहा है। ये हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की संसद गए, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में बढ़ाएंगे सहयोग। भारत और सिंगापुर के बीच जो पहले समझौता हुआ, उसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक जैसे डीपीआई, साइबर सिक्योरिटी, 5G इमेजिंग तकनीक जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति बनी। सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे। श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों के स्किल को बेहतर बनाने के लिए भी दोनों देशों में समझौता हुआ है। साथ ही दोनों देश शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीक मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने का भी समझौता किया है। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइन और उत्पादन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी करेगा सहयोग। भारत और सिंगापुर के बीच एक समझौता स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है। इसके तहत दोनों देश स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे।
इस समझौते के तहत भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए सिंगापुर में काम करने का मौके बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को सिंगापुर दौरे पर पहुंचे और 2 दिवसीय दौरे का आज उनका आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी। इसके तहत सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। इस पोस्ट में वित्त मंत्री ने लिखा कि सिंगापुर में तमिल भाषा, सभ्यता, तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। आइए हम बात करें इजराइल की। रविवार शाम तेल अवीव में हज़ारों की संख्या में इजरायली इकट्ठा हुए। देश भर में 7 अक्टूबर के हमलों के बाद यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। गाज़ा पट्टी में इजरायली सेना की ओर से 6 बंधकों के शव बरामद करने के बाद लोगों में दर्द और गुस्से की लहर देखी जा रही है। लोगों की ओर से हमास के साथ बंधक युद्ध विराम समझौते की मांग की जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक आयोजकों का अनुमान है कि तेल अवीव में 3 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। इसके अलावा 2 लाख अन्य लोगों ने देश भर के अलग अलग विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। तेल अवीव का विरोध प्रदर्शन डीजे गाफ स्ट्रीट से आईडीएफ मुख्यालय के शुरुआती गेट तक मार्च के साथ शुरू हुआ। इसमें 6 प्रतीकात्मक ताबूत लाए गए जो शनिवार रात को बरामद किए गए शवों को दिखाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि गुरुवार और शुक्रवार के सुबह के बीच उनके सिर में बेहद करीब से गोली मारी गई। लगभग 11 महीनों की कैद के बाद उनकी हत्या की खबर से पूरे देश में दुख का गुस्सा देखा गया। लोगों का ज़्यादातर गुस्सा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर है। उन पर राजनीतिक कारणों से बंधक सौदे रोकने का आरोप लगा है। प्रदर्शनकारी लोगों ने अब का नारा लगाया। उन्होंने नेतन्याहू से शेष बंदियों को घर लाने के लिए हमास के साथ विराम करने की मांग की। अन्य लोगों ने नारा लगाया कि हम उन्हें जिंदा वापस चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने बंधकों के सम्मान में इजरायली झंडे, पीले रिबन और 6 मारे गए बंधकों से माफ़ी मांगने वाली तख्तियाँ हाथों में ले रखी थी। तेल अवीव के रहने वाले सुलमित हकोही ने कहा कि हम मानते हैं कि सरकार ये निर्णय अपने बचाव के लिए कर रही है, न कि बंधकों के जीवन के लिए। अब हम उन्हें बताना चाहते हैं कि रुक जाओ। इसराइल के सबसे बड़े व्यापार संघ ने गाज़ा में 6 बंधकों की मौत के बाद सोमवार को आम हड़ताल का आह्वान किया। स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों के 8 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार संघ हिस्तादूत ने कहा कि इस हड़ताल सोमवार सुबह आरंभ होगी। इस हड़ताल का मकसद सरकार पर संघर्ष विराम के लिए दबाव बढ़ाना है ताकि गाज़ा में हमास के बंधक बनाए गए शेष लोगों को वापस लाया जा सके। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद ये पहली आम हड़ताल होगी। पिछले साल भी एक आम हड़ताल हुई थी जिसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को न्यायिक सुधारों की अपनी विवादित योजना टालनी पड़ी थी। आइए हम बात करते हैं इजरायली महिला की जो हमास के कब्जे में थी। हमास के कब्जे से छूटकर आई इजरायली महिला ने खुलासा किया है कि गाज़ा में बिताए गए उसके 55 दिन नर्क जैसे थे। उसे टॉर्चर किया जाता था। इससे भी बुरा उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। 40 वर्षीय अमित सौसाना को 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास के आतंकियों ने बंधक बना लिया। इसराइल से उसे गाज़ा ले जाया गया जहां एक घर में 3 सप्ताह तक जंजीरों से बांधकर रखा गया। सौसाना ने संडे टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि वो कई हफ्तों तक आतंक में जीती रही। उसे रोज़ लगता था कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। पीड़िता ने बताया कि उसे पकड़ने के बाद गाज़ा के एक घर में ले जाया गया। उसे एक लगी लोहे की सलाखों से लोहे की जंजीर से बांध दिया। वह इस तरह की 3 सप्ताह तक रही जहाँ 2 लोग हमेशा उसकी रखवाली करते थे। उसे अंधेरे कमरे में रखा जाता था। उन्होंने बताया कि जब वह नहा रही थी तो एक अपहरणकर्ता ने बंदूक की नोक पर उसका यौन शोषण किया। उन्होंने बताया कि बंदूक के साथ वहाँ खड़ा था और हंस रहा था। मैं उठी, छोटा तौलिया लिया, खुद को ढक लिया। बंदूक लेके मेरे सिर पर आया, तौलिया फाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया। सौसाना ने आगे बताया कि हमास के आतंकवादी ने उसे मुक्का मारा, लेकिन फिर भी उसने प्रतिरोध नहीं छोड़ा। इसके बाद गार्ड उसे घर में बच्चों के कमरे में लेकर गया जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। अपहरणकर्ताओं ने कई दिनों तक उसके साथ दुर्व्यवहार किया। हमास के आतंकी अपने मनोरंजन के लिए पीड़िता को साफ सुथरे कपड़े पहनने को मजबूर करते थे। एक डॉक्यूमेंट्री में सौसाना ने खुलासा किया है कि जब उसे पकड़ा गया तो वो कैसे डरी गई थी। उसे सड़क पर परेड कराई गई। उन्होंने बताया कि मेरे चारों ओर 10 आदमी थे। उन्होंने कहा कि मुझे वास्तव में डर था कि वहाँ मेरा बलात्कार करेंगे और मुझे गाज़ा की सड़कों को घसीट कर ले जाएंगे, मेरे शरीर को इधर उधर घुमाएंगे। मुझे मारे जाने से ज़्यादा इस बात का डर था। बीते साल नवंबर में इजराइल के दौरान आतंकियों ने सौसाना को रिहा किया था। हमास के प्रवक्ता बासम नैब ने कैदियों के साथ यौन उत्पीड़न के किसी भी आरोप से इनकार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि सौसाना के यौन शोषण के बयान पर विश्वास करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमारे आतंकी समूह हमास ने बार बार इस बात से इनकार किया है। उससे सदस्यों ने 7 अक्टूबर के हमले के बंधकों या पीड़ितों के साथ यौन शोषण किया है। हालांकि पिछले महीने जारी की गई संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि स्पष्ट और पुख्ता जानकारी है कि कुछ बंधकों ने यौन पीड़न का सामना किया था।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।